घनघोर अंधेरी रात थी। बाहर बादल गरज रहे थे। बिजली हर कुछ पल में आकाश को चीरती और दूर कहीं कुत्ते की रह रह कर आती आवाज माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। उसी रात आंचल अपने नए घर में सुहाग की सेज पर बैठी थी। आंखों में हजारों सपने, दिल में अनगिनत उम्मीदें। उसने महीनों से इस पल की कल्पना की थी जब उसका पति धीरे से दरवाजा खोलेगा और पहली बार उसे अपनी दुल्हन कहेगा। लेकिन किसे पता था उस दरवाजे के पीछे एक और ही किस्म की जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला, लेकिन न संगीत बजा, न प्यार भरी कोई मुस्कान मिली। रमेश अंदर आया, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, ना ही कोई अपनापन। सुनो आंचल, रमेश ने ठंडी आवाज में कहा, यह शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करता, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने न जाने तुम में क्या देखा। आंचल की रूह कांप गई। वो उन लफ्जों को समझ नहीं पा रही थी जिनका मतलब सीधा था, अस्वीकार। रमेश ने आगे कहा, यह कमरा मेरा है, तुम बराबर वाले कमरे में चली जाओ, वहीं सो जाना। आंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया, जो अभी कुछ ही पल पहले तक रंगीन थी, अचानक अंधेरे में डूब गई। उसके हाथ की चूड़ियों ने जैसे अपने आप खनकना बंद कर दिया। उसकी आंखों में भरे सपनों ने धीरे धीरे आंसुओं का रूप ले लिया। वो चुपचाप उठी और सिर झुकाए दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। हर कदम जैसे उसे उसके सपनों से दूर ले जा रहा था। तभी उसके कानों में जोर जोर से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। यह हंसी किसी खुशी की नहीं थी, बल्कि वह जहर थी, धोखे और लालच का जहर। आंचल ने सीढ़ियों की ओर देखा। नीचे उसकी सास और ससुर बैठे थे और हंस रहे थे, लेकिन उनकी बातें सुनकर आंचल को ऐसा लगा जैसे कोई उसके सीने में जलता हुआ लोहे का टुकड़ा रख गया हो। देखा कितना दहेज मिला है, ससुर बोला। हमारा तो घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फायदा होता है। पैसा इतना मिला है कि तिजोरी में रखने की जगह नहीं है। हाँ, सास हंसते हुए बोली, पर इस काली कलमुही से कैसे पीछा छुड़ाया जाए? मैं तो अपने रमेश की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूंगी। अरे वो सब बाद में, ससुर ने कहा, अभी तो पैसों के मजे लो। और वो तो घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। आंचल सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। उन शब्दों में उसकी आत्मा को जिंदा जला दिया गया था। उसने सोचा, उसके पापा ने कितने प्यार से रिश्ता तय किया था। उन्होंने उसके रंग को देखकर ही ज्यादा दहेज दिया था। सोचा था बेटी की जिंदगी बन जाएगी। उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी बेटी को नरक में भेज दिया है। आंचल लड़खड़ाते कदमों से ऊपर आई और एक खाली कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। आंसू उसके गालों से बहते हुए उसके होंठों तक पहुंच रहे थे। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन आवाज तक उसके गले में फंस गई थी। वह तकिए में मुंह छिपाकर सिसकती रही। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो उसकी आंखें सूज चुकी थीं। चेहरा थका हुआ था। नीचे गई तो सास का तीखा स्वर उसे चीरता हुआ मिला, बहू, तू अपने मायके फोन कर दे, वो तुझे आज ही पग फेरे के लिए ले जाएं। यहाँ हम तेरी मुंह दिखाई कर नहीं सकते, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। आंचल चुपचाप ऊपर गई, मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से अपने पापा को फोन किया। आवाज भारी थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, पापा ले जाइए मुझे। कुछ ही घंटों में उसके पिता आ गए। उन्होंने आंचल की आंखों में जो देखा वो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। वह कुछ बोले नहीं, बस उसका हाथ पकड़ा और उसे कार में बैठाकर घर ले आए। घर पहुंचकर आंचल किसी से नहीं बोली, सीधे अपने कमरे में गई और रोती रही। शाम हो चुकी थी, लेकिन ससुराल से कोई लेने नहीं आया। आंचल ने फोन उठाया, फिर वापस रख दिया। उसके मन में अब गुस्से की ज्वाला थी। उस रात चुपचाप वह स्टोर रूम में गई। एक डिब्बा निकाला जिसमें चूहे मारने की दवा थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें शांत थीं। वह धीरे से उस दवा को पानी में मिलाकर पी गई। कोई आहट नहीं हुई, बस कमरे में सन्नाटा था। कई घंटे बीत गए। आंचल अब पलंग पर नहीं, अपने शरीर के ऊपर खड़ी थी। वो देख रही थी, उसका शरीर ठंडा, शांत और मृत पड़ा था। वो अब इंसान नहीं रही थी, वो अब आत्मा बन चुकी थी। लेकिन ये आत्मा शांत नहीं थी, ये आत्मा बेचैन थी, छल की आग में जलती आत्मा। उसकी मुक्ति अब कहीं दूर थी, क्योंकि उसे अभी इंसाफ लेना बाकी था। अचानक चारों ओर सन्नाटा पसर गया। हवाओं ने अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। आंचल के शव से उठती आत्मा अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी, एक ऐसा दर्द जिसने मोहब्बत को नफरत में बदल दिया था। वह चुपचाप हवा में बहती हुई अपनी ससुराल की ओर बढ़ी। रास्ते में कोई उसे नहीं देख सका, लेकिन हर पेड़ पौधे ने उसके भीतर का तूफान महसूस किया। वो जैसे ही ससुराल पहुंची,
वहां हंसी ठहाकों की आवाज गूंज रही थी। रमेश उसके मम्मी पापा के साथ बैठकर पैसों के ढेर को देख रहा था। जेवर, कैश, कपड़े सब इधर उधर बिखरे थे। सास कह रही थी, सोचो कितना अच्छा हुआ, बिना किसी झंझट के पीछा छूट गया उस काली छाया से। ससुर ने ठहाका लगाया, अब रमेश की दूसरी शादी किसी गोरी सुंदर लड़की से करेंगे। अरे पैसों की तो अब बारिश होगी। ये सब सुनकर आंचल की रूह कांप उठी। उस पल उसकी पीड़ा ने एक भयानक रूप ले लिया। हवाएं थम गईं और कमरे की लाइट एक झटके में झपकने लगी। पंखा बंद था, खिड़कियां भी, लेकिन हवा थी, कोई अनजानी, अजीब, डरावनी हवा, जैसे किसी की सांसें कमरे में घूम रही हों। रमेश की गर्दन अपने आप दाईं ओर मुड़ी। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो पलटा वहां कुछ नहीं था। क्या हुआ बेटा? सास ने पूछा। पता नहीं माँ, किसी के होने का एहसास हुआ अभी। तभी एक जोर की आवाज हुई। दीवार पर लगी घड़ी जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। कमरे में सब चौंक उठे। कहीं बिल्ली तो नहीं घुस आई? सास ने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर लग रही थी। आंचल की आत्मा अब कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, सबकी आंखों के सामने नहीं, लेकिन उनकी रूहों को वो महसूस हो रही थी। रमेश ने उठकर फोन उठाया ही था कि कॉल आ गया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आंचल के पापा की चीखती आवाज थी। रमेश, आंचल नहीं रही, उसने जहर खा लिया, मर गई मेरी बेटी, हमारी बेटी चली गई। फोन रमेश के हाथ से गिर गया। वो पीछे की ओर डगमगा गया और जमीन पर बैठ गया। सास ने कहा, चलो अच्छा हुआ, अपने आप चली गई, अब हमारा रास्ता साफ है। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में रखा सारा दहेज सामान धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे जमीन के नीचे कुछ चल रहा हो। पलंग की चादर फड़फड़ाने लगी बिना हवा के। तभी दरवाजा अपने आप तेज आवाज से बंद हो गया। खिड़कियां खटकने लगी। सास ससुर ने एक दूसरे की ओर देखा। डर उनकी आंखों से बाहर झांक रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ससुर बुदबुदाया। आंचल की आत्मा अब दीवार के पास खड़ी थी और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर रही थी। वो हंसी जो एकदम ठंडी, बेरहम और खौफनाक थी। रमेश ने महसूस किया कि कोई उसके बहुत पास सांस ले रहा है। तभी पलंग पर पड़े पैसे अपने आप हवा में उड़ने लगे। कुछ नोटों में आग लग गई। बिस्तर सुलगने लगा। कमरे में धुआं भरने लगा। बचाओ, कोई दरवाजा खोलो, रमेश चिल्लाया। तीनों मिलकर दरवाजे को धक्का देने लगे, लेकिन दरवाजा जड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे सील कर दिया हो। तभी सास ने देखा खिड़की के पास एक सफेद साया खड़ा है। वो जोर जोर से कांपने लगी। वो आंचल है। अब वो तीनों उसकी मौजूदगी को महसूस कर पा रहे थे। आंचल की आत्मा अब उनकी आंखों के सामने थी, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। वो घाव, वो आंसू, वो जहर सब उसके चेहरे पर लिखे थे। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें इतनी आग थी कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। आंचल ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, दहेज चाहिए था ना, अब लो दहेज। आग में जलता हुआ उसकी ओर से उठी लपटें पलंग की तरफ बढ़ गईं। सारा बिस्तर जल उठा। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। रमेश नीचे गिर पड़ा। उसके पैर को किसी ने कसकर पकड़ लिया। वो खींचा जाने लगा। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी सब अंधेरा हो गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वक्त ने रुकने की कसम खा ली हो। अंदर सिर्फ दो चीजें बची थीं, डर और बदला। रमेश जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। उसका पैर किसी अदृश्य ताकत ने कस कर पकड़ा हुआ था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज भी लड़खड़ाने लगी थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें फटी हुई और पसीने से उसका चेहरा पूरी तरह भीग चुका था। सास और ससुर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनकी आंखों के सामने रमेश को कुछ घसीटता जा रहा था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश बेटा, सास चिल्लाई और उसकी ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने रमेश का हाथ पकड़ने की कोशिश की, वो जोर से पीछे फेंकी गई, जैसे किसी ने उसे झटका दिया हो। हमें छोड़ दो, ससुर बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। इसी बीच खिड़की के पास खड़ी आंचल की आत्मा ने एक बार फिर जोर से हंसी लगाई। एक ऐसी हंसी जो दीवारों से टकराकर वापस कमरे में गूंजने लगी। वो हंसी रमेश की रग रग में उतर गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें अब उस आत्मा को साफ साफ देख रही थीं। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और लाल डबडबाई आंखें। चेहरा सूजा हुआ, जैसे किसी ने जहर से तड़पा कर मारा हो, और होंठों पर एक अजीब टेढ़ी मुस्कान। इतना आसान नहीं है मुझसे पीछा छुड़ाना रमेश। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। रमेश ने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। मैं कुछ नहीं जानता था। ये सब माँ पापा ने किया था।
झूठ। आंचल की आत्मा धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगी। मैं तो मजबूर था। तू मजबूर नहीं था, कमजोर था, उसकी आत्मा गूंजती आवाज में बोली। और आज तुझे मेरी मजबूरी का अंजाम मिलेगा। रमेश जोर लगाकर उठना चाहता था, लेकिन उसकी टांगें अब काम नहीं कर रही थीं। वो जमीन पर रेंगता रहा। कुछ देर तक रमेश पैर पटकता रहा, फिर उसने दम तोड़ दिया। तभी कमरे में चारों ओर पंखे अपने आप चलने लगे। तेज आवाज के साथ खिड़कियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगीं। ये सब देखकर रमेश के मम्मी पापा बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। आप ठीक हैं? ये सब कैसे हुआ? इंस्पेक्टर ने कहा। ससुर कहता है बहू ने मारा मेरे बेटे को, उसे पकड़ो। इंस्पेक्टर कहता है आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। तभी सास कहती है नहीं, हमारे सामने ही उसने मारा है मेरे रमेश को, उसे मत छोड़ना। रमेश के मम्मी पापा इंस्पेक्टर से गुहार लगा रहे थे, साहब हमें बचा लो, नहीं तो वो हमें भी मार देगी। वह यहीं है, आप उस कमरे में देखो। इंस्पेक्टर पूरा घर देख लेता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। रमेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वह चला जाता है। इधर आंचल का शव लकड़ियों पर रखा था। उसके पिता बिलख बिलख कर रो रहे थे। सभी रिश्तेदार जो कल तक शादी की खुशियां मना रहे थे, आज उदास खड़े थे। आंचल यह सब देख कर रो रही थी। आंचल के पापा कहते हैं काश मैं इन लालची लोगों के यहाँ उसका रिश्ता नहीं करता। कम से कम मेरी बेटी मेरे घर में तो रहती। अब मैं किसे देखकर जिंदा रहूंगा।